एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछली 2 वीडियोस में जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने काफ़ी सारे सेक्शंस रिवाइज किए थे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ऑर्डर्स पर एम्फेसिस करेंगे क्योंकि ऑर्डर्स हम लोग बहुत ज़्यादा रिवाइज नहीं कर पाए थे। तो जो हमारा फर्स्ट सेशन था, जो पार्ट 1 है आपका सीपीसी का रैपिड रिविजन, उसमें हम लोगों ने कुछ ऑर्डर्स रिवाइज किए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आई गेस ऑर्डर 9 तक किया था। तो ऑर्डर 9 तक के लिए आप वहां पर देख सकते हो वीडियो। वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग ऑर्डर 10 से बात करेंगे। तो देखो, मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रैपिड रिविजन है तो मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाकर के तो चीज़ें नहीं समझाऊंगी, बट आपको एक क्रक्स मिल जाएगा कि उस ऑर्डर में क्या दिया हुआ है। ठीक है, और जो ऑर्डर्स बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आपका ऑर्डर 10। ऑर्डर 10 जो है एग्जामिनेशन के बारे में बात करता है, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है ना कि कोर्ट को क्योंकि पता करना होता है कि मामला कितना सही है कितना गलत है, जिसकी वजह से कोर्ट पहले पार्टीज का एग्जामिनेशन करते हैं कि कहीं पार्टीज कोई फ्रिवलेस चीज तो नहीं लेकर के आ रही है, मतलब कोई ऐसा केस तो नहीं लेकर के आ रही जिसका कोई बेस ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से एग्जामिनेशन होता है। अगर मैं बहुत प्रिसाइजली बात करूं तो इसमें जो आपका रूल है वो रूल 2 इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी के बारे में बताता है। ओरल एग्जामिनेशन और कंपेनियन ऑफ पार्टी। तो जब फर्स्ट हियरिंग होती है सूट की, द कोर्ट शैल विद अ व्यू टू इल्यूसिडेट मैटर इन द कंट्रोवर्सी इन द सूट एग्जामिन ओरली सच ऑफ द पार्टीज टू द सूट अपियरिंग इन पर्सन और प्रेजेंट इन कोर्ट एज इट डीम्स फिट। तो क्या करती है इसमें, सीधे से बस इतनी बात बताई है कि कोर्ट जो है एग्जामिन करती है पार्टीज को, मतलब एग्जामिन करती है, वो भी ओरली एग्जामिन करती है। मे ओरली एग्जामिन एनी पर्सन एबल टू आंसर एनी मटेरियल क्वेश्चन relating to the suit by whom any party appearing in person or present in court or his pleader is accompanied। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि मटेरियल क्वेश्चंस जो होते हैं उससे जो है मतलब ये कोर्ट जो है पार्टी से पूछती है। फिर आपके पास जो सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 नहीं, सब रूल 2 जो है वो कहता है एट एनी सब्सिक्वेंट हियरिंग द कोर्ट में ओरली एग्जामिन एनी पार्टी अपेयरिंग इन पर्सन। तो बेसिकली बात यही है कि ओरल जो है ओरली एग्जामिन किया जाता है। इससे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें से बहुत कुछ ना आपको मेंस में, प्री में हो सकता है मिल जाए, मेंस में बाकी इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ जाते। उसके बाद ऑर्डर 11 है हमारे पास, जो कि डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के बारे में बात करता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्यों, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि ओपोनेंट जो पार्टी है उसका केस पता चल सके, इसीलिए थोड़ा सा डिस्कवरी और इंस्पेक्शन वगैरह कराते हैं। तो इसमें भी बहुत, जो मैं कहूँ एकदम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो इंटेरोगेटरीज का फॉर्म है, दैट इज रूल नंबर 4, जो कि आपको पता है इंटेरोगेटरीज क्या होती हैं। तो जिन्हें पता है वेरी गुड, जिन्हें नहीं पता है, वो इंटेरोगेटरीज एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होती है जो कि एक पार्टी दूसरे पार्टी से पूछती है। ठीक है, मतलब वो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस, वो नहीं, पार्टी क्या, पार्टी का प्लीडर जो होता है वो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बना करके कोर्ट में जमा करते हैं। उसके बाद जज जो होते हैं वो पूछते हैं दूसरी पार्टी से। ठीक है, तो दूसरी पार्टी को वो इंटेरोगेटरीज का आंसर करना होता है। तो बेसिकली क्या फॉर्मेट होगा इंटेरोगेटरीज का, ये हमें आपके रूल 4 में बताया हुआ है। इट सेज इंटेरोगेटरीज शैल बी इन फॉर्म नंबर 2 इन अपेंडिक्स सी। तो आप क्या याद रखना है, फॉर्म नंबर 2 अपेंडिक्स सी विद सच वेरिएशंस एज सर्कमस्टांसेस मे रिक्वायर। उसके बाद जो हमारा है आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जो बनता है वो रूल नंबर 8 से बनता है, एफिडेविट इन आंसर। ठीक है, तो इंटेरोगेटरीज शैल बी आंसर्ड बाय एफिडेविट। अब इंटेरोगेटरीज जब एक पार्टी से पूछा गया तो जो दूसरी जो ओपोनेंट पार्टी है उसको आंसर करेगी। कब तक आंसर करेगी, सबसे पहली बात तो कि एफिडेविट के द्वारा करेगी और 10 दिन के अंदर अंदर आंसर करना है। ठीक है, और विद इन सच अदर टाइम एज द कोर्ट में अलाउ, या फिर अगर कोई दूसरा टाइम जिसको कोर्ट अलाउ करती है तो दूसरा टाइम भी हो सकता है। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है ऑर्डर 11 में। बाकी और खास कुछ ऑर्डर 11 में नहीं पूछ जाता है। अब हम आते हैं ऑर्डर 12 पे। ऑर्डर 12 हमें एडमिशंस के बारे में बताता है। ठीक है, हमें एडमिशंस के बारे में बताता है ऑर्डर 12। तो सबसे पहले तो इसका रूल 1 ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रूल 1 कहता है कि कोई भी पार्टी जो है वो नोटिस देगी इन राइटिंग और वो एडमिट करेगी, कोई भी उसका होल या पार्ट है अदर पार्टी का जो भी केस है वो एडमिट करेगी, एडमिट कर सकती है। ठीक है, फिर आपका रूल 2 इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें नोटिस दिया जाता है टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इधर पार्टी जो है वो बुला सकती है दूसरी पार्टी को डॉक्यूमेंट को एडमिट करने के लिए, बेसिकली जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट को देखने के लिए। और इसमें जो है 7 दिन का टाइम मिल रहा है, विद इन 7 डेज ऑफ नोटिस। तो ये आप 7 डेज हाईलाइट कर लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद इन 7 डेज। फिर
हमारे पास है रूल 4। रूल 4 कहता है नोटिस टू एडमिट फैक्ट। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपका 6 डेज का टाइम है वो इंपॉर्टेंट है, वो एक बार देख लेना। 9 और 6 डेज का जो टाइम है वो इंपॉर्टेंट है। फिर रूल 6 में जजमेंट ऑन एडमिशंस है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, तो इसको एक बार पढ़ लेना। बाकी और कुछ जो है इसमें ऑर्डर आपके 12 में इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, नहीं पूछा जाता। ऑर्डर 13 भी देखो बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ये इम्पाउंडिंग के बारे में बताता है। इम्पाउंडिंग का मतलब होता है कोर्ट जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास मंगवा करके रख लेती है, ठीक है, उसका मतलब होता है इम्पाउंडिंग का। तो इसमें वही है कि रूल 1 है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाएंगे एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशूज। इसको थोड़ा सा देख लेना। बाकी देखो अगर डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए तो डिटेल्ड वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो, ठीक है। सीपीसी की प्लेलिस्ट पे आप जाकर के देखोगे तो वहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ खास बहुत ऐसा इम्पॉर्टेंट वाला नहीं है जो मैं आप लोगों को बता दूं। एक केस लिख लो, ठीक है, एक केस लिख लो, पृथ्वीराज मेहरचंद वर्सेस हंसराज गुरुत्तमल। रुको मैं लिख देती हूँ। पृथ्वीराज मेहरचंद वर्सेस हंस राज गुरुदित्ता मन, ठीक है। ये केस है। बेसिकली इस केस में क्या हेल्ड हुआ था, इस केस में हेल्ड हुआ था दैट अ डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी सेड टू हैव बीन एडमिटेड इन एविडेंस एट ऑल अनलेस इट इज एंडोर्स्ड अंडर द रूल। बेसिकली रूल 4 में आपको एंडोर्समेंट के बारे में बता रखा है, तो उसी से रिलेटेड एक केस है जो कहता है कि हम तब तक कि किसी भी डॉक्यूमेंट को एडमिटेड नहीं मानेंगे एज एन एविडेंस जब तक कि उसे एंडोर्स न किया गया हो इस रूल के अंदर। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको लिख लेनी चाहिए। बाकी एक बार इसका रूल 9 देख लेना, रिटर्न ऑफ एडमिटेड डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। फिर हमारे पास है ऑर्डर 14। ऑर्डर 14 हमें सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के बारे में बताता है। तो इससे जो क्वेश्चन बनता है बेसिकली, अब इसका ऑब्जेक्टिव भी सुन लो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि नैरो डाउन कर देना केस को। बेसिकली अगर कोर्ट को ये नहीं पता होगा कि किन इश्यूज पर डिसाइड करना है, तो कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो एक पर्टिकुलर कुछ इश्यूज होने चाहिए जिसपे कोर्ट डिसाइड करेगा। तो 2 तरीके के आपके इशू होते हैं, इशू ऑफ फैक्ट होता है और इशू ऑफ लॉ होता है। तो इससे क्वेश्चन पूछ जाता है, प्री में भी आता है कि कौन कौन से टाइप के इश्यूज होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है कि कौन कौन से टाइप के इश्यूज होते हैं, ठीक है। फिर रूल 2 है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस इतना बताया गया कि जजमेंट जो है सारे इश्यूज पर प्रोनाउंस किया जाएगा, ये तो हमें पता ही है। रूल 4 देख लो। रूल 4 में जो आपका 7 डेज का टाइम है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो एक बार आपको देख लेना है, वो एक बार आप लोग देख लोगे काफ़ी हो जाएगा। ऑर्डर 14 में और कुछ ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अब हमारे पास है रूल 15, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, डिस्पोजल एट फर्स्ट हियरिंग होता है। देखो बेसिकली इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा सा ऊपर से बता देती हूँ इसमें होता क्या है। प्रोसीजर बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि सीपीसी का जो सब्सटैंटिव पार्ट है, यानी कि जो हमारे सेक्शंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं रादर दैन द ऑर्डर्स। आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स, इनफैक्ट मेंस का भी अगर आप एनालिसिस करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके ऑर्डर्स से नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत बहुत कम जो है पार्ट आपके ऑर्डर्स से आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको पढ़ना पड़ेगा, ताकि अननेसेसरी जहाँ पे हमें टाइम नहीं देना है वहाँ अगर हम टाइम ना दें, और जहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है वहाँ ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करके उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके, ठीक है। हाँ, तो मैं आप लोगों को ऑर्डर 15 के बारे में बता रही थी, डिस्पोजल एट फर्स्ट हियरिंग। तो इसमें क्या होता है, कोर्ट जब समन भेजती है डिफेंडेंट को, तो उसमें कोर्ट ऑलरेडी लिख देती है कि भाई आप आ जाओ और हम पहली हियरिंग पे ही डिस्पोजल कर देंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात कोर्ट उसमें लिख करके पहले ही उसमें जो है लिखा रहता है उस समन में कि आप आ जाओ और फिर हम डिस्पोजल आसानी से, मतलब पहली हियरिंग पे डिस्पोजल हो जाएगा, वो समन ही वैसे भेज जाता है। तो ये आपका ऑर्डर 15 वाला सिस्टम हो गया। ऑर्डर 16 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हमें समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस के बारे में बताता है। तो इसमें जो पहला रूल है आपका वो इंपॉर्टेंट है, लिस्ट ऑफ विटनेस एंड समन्स टू विटनेस। इसका सब रूल 1 देख लेना, क्योंकि इसमें टाइम, जहां कहीं भी सीपीसी में टाइम लिमिट दिया हुआ है वो आपका प्री का क्वेश्चन है, ये आप मान के चलो, ठीक है। ऑन और बिफोर सच डेट एज द कोर्ट में अपॉइंट एंड नॉट लेटर देन 15 days फ्रॉम आफ्टर द डेट ऑन विच द इश्यूज आर सेटल्ड, द पार्टीज शैल प्रेजेंट इन कोर्ट अ लिस्ट ऑफ विटनेस। मतलब एक लिस्ट ऑफ विटनेस, अब विटनेस को ऐसे तो उठा करके ले नहीं आओगे,
एक विटनेस की लिस्ट सबमिट करनी पड़ती है, तो उसका टाइम लिमिट दे रखा है कि कितने दिन में आपको वो सबमिट करनी है। फिर हमारे रूल 1A इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें प्रोडक्शन ऑफ विटनेसेस विदाउट समन्स के बारे में बताता है, ये देख लेना। और फिर हमारा रूल 2 में एक्सपेंसेस ऑफ विटनेस टू बी पेड इनटू कोर्ट ऑन अप्लाइंग फॉर समन्स। तो इसमें जो टाइम लिमिट दे रखा है, द पार्टी अप्लाइंग फॉर अ समन शैल बिफोर द समन इज ग्रांटेड within a period to be fixed which shall not be later than 7 days 7 days from the date of making application, pay into the court such a sum of money as appears to the court to be sufficient to defray the travelling and other expenses। जो भी expenses वगैरह होते हैं उस वजह से जो है ये expenses देने पड़ते हैं, ठीक है। फिर ये अटेंडेंस और ये कन्फाइंड वाला जो ऑर्डर आपका 16A है, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर 17 हमें एडजमेंट्स के बारे में बताता है, इसमें बस देख लेना थोड़ा बहुत, जो जहाँ कहीं भी टाइम लिमिट दे रखी है थोड़ी, वो चीज़ बस देख लीजिएगा, और इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर हमारा ऑर्डर 18 है। ऑर्डर 18 में हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, इसमें आप रूल 1 देख लो, राइट टू बिगिन, और रूल 4 देख लो, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, दैट इज ऑल। और आपका नहीं, दैट इज ऑल नहीं, रूल 6 भी देख लो, व्हेन डिपोजिशन इज टू बी इंटरप्रेटेड, और रूल 12 रिमार्क्स ऑफ डिमिनोर ऑफ विटनेस, ये आप सेक्शन 280 CRPC से लिंक कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे भी डिमिनोर के बारे में दिया गया है। और फिर आपका रूल 17 है, जिसमें कोर्ट जो है रिकॉल करेगी और एग्जामिन करेगी विटनेस को। कोर्ट किसी भी स्टेज पर जो है विटनेस को बुला सकती है और री एग्जामिन कर सकती है, इसको आप करेक्ट कर सकते हो सेक्शन 311 CRPC से। जहाँ थोड़ा कहीं भी आपको रेलेवेंट कनेक्टिविटी दिखती है, रेलेवेंट लिंकिंग दिखती है, रेलेवेंट ही करनी है, ठीक है, वो आप रेलेवेंट अपना याद रखने के लिए, रेलेवेंसी के लिए कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका ऑर्डर 19 है, जो कि हमें एफिडेविट्स के बारे में बताता है, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका ऑर्डर 20 इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑर्डर 20 हमें जजमेंट एंड डिक्री के बारे में बताता है। तो जजमेंट कब प्रोनाउंस किया जाएगा, तो कोर्ट जो है जजमेंट प्रोनाउंस करेगी, ओपन कोर्ट में करेगी। ये क्वेश्चन आता है कि ओपन कोर्ट में होगा या नहीं होगा, तो ओपन कोर्ट में करेगी, इधर एट वंस, या तो तुरंत कर दे या फिर कुछ टाइम बाद भी कर सकती है, जो भी उन्हें दिन सही लगे, एक दिन फिक्स कर देगी, ठीक है। और उससे जो है फिर नोटिस दे दिया जाएगा प्लीडर्स को, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर इसमें एक डिक्री वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डिक्री कितने दिन बाद आती है, मतलब जजमेंट पहले आता है, डिक्री बाद में आती है, तो डिक्री जो है 15 दिन बाद आती है, वो आपको याद रखना है। तो इसमें जो एक लास्ट वाली लाइन है जो प्रोवाइजो में आपकी दे रखी है, तो कोर्ट शैल फिक्स अ फ्यूचर डे फॉर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट एंड सच डे शैल नॉट ऑर्डरली बी अ डे बियॉन्ड 60 डेज। 60 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑन विच द हियरिंग ऑफ द केस वॉज कंक्लूडेड। जैसे आज अगर केस कंक्लूड किया गया है तो 60 दिन के अंदर अंदर आपको जजमेंट देना पड़ेगा और ड्यू नोटिस देना पड़ेगा। तो ये हो गया। जब ही रिटन जजमेंट प्रोनाउंस किया जाएगा, मतलब रिटन जजमेंट जब भी प्रोनाउंस करना है, तो नेसेसरी नहीं है कि पूरा जजमेंट जो है पढ़ा जाए, उसका जो क्रक्स है केवल अगर वही पढ़ दिया जाए तो वही काफ़ी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। 6A में वही मैंने आपको बताया, प्रिपरेशन ऑफ डिक्री, तो 15 दिन का टाइम होता है। 6 में जो कंटेंट्स हैं डिक्री के, ये आप एक बार देख लेना, ये ऑप्शंस में पूछ लिया जाता है, कंटेंट्स ऑफ डिक्री, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, आप एक बार ऐसे पढ़ोगे भी तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रोसीजर है, तो इट्स नॉट दैट कि आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज इसमें लिखी हुई है। फिर आप रूल 15 देख सकते हो, इसका डिक्री इन सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बस। फिर रूल 20 है, नॉट इम्पॉर्टेंट, 2 ही रूल्स हैं इसमें, कॉस्ट से रिलेटेड, वही हमने जो 35 से 35B कॉस्ट वाला पढ़ा था सिस्टम, कॉम्पनसेटरी कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले, ये उस बारे में बात करता है, नॉट इम्पॉर्टेंट। 21 के कुछ चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको पढ़नी है, मैं बता दे रही हूँ। 1 मिनट का समय दो मुझे, क्या पढ़ना है, लेट मी टेल यू कि क्या पढ़ना है आपको ऑर्डर 21 में ज़रूरी है, क्योंकि 106 रूल्स हैं, कुछ भी इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है। एग्जीक्यूशन का जो आपका सब्सटैंटिव पार्ट है, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, 36 से 74 वाला जो पोर्शन है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहीं पर लिखा है ऑर्डर 21 और अभी मुझे मिल नहीं रहा है, जस्ट अ मिनट, लेट मी सी।
एक्सट्रीमली सॉरी। देखो इसमें जो है पहले तो एग्जीक्यूशन होता क्या है नहीं पता है, तो देखो क्या होता है कि डिक्री जब एक बार आ जाती है तो उसका एग्जीक्यूशन कराना भी तो ज़रूरी है। मान लो कि जैसे अब जैसे मान लो कि जो आपका जजमेंट डेटर है, अगर उसने मान ली कोर्ट की बात तुरंत ही, जैसे प्रॉपर्टी देने की बात थी, उसने प्रॉपर्टी दे दी डिक्री होल्डर को, तो चलो ठीक है, हो गया अपने आप ही अपने मन से। लेकिन अगर व्हाट इफ जजमेंट डेटर जो है वो प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, डिक्री आने के बाद भी उसके अगेंस्ट डिक्री आ गई, उसके बाद तब क्या? तब एग्जीक्यूशन का ऑर्डर जो है, एग्जीक्यूशन का एप्लीकेशन लगा सकता है कौन? आपका डिक्री होल्डर, की जो जजमेंट डेटर है वो नहीं दे रहा, ठीक है, डिक्री नहीं दे रहा। तो इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो हैं आपका फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन किस तरीके का फॉर्मेट होगा? फॉर्म नंबर 6 होगा, अपेंडिक्स ई होगा, आप इसको फर्स्ट शेड्यूल में देख सकते हो, ठीक है। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन किस तरीके से? राइटिंग में होना चाहिए, ड्यूली साइंड होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। रूल 11 में जो है नेसेसरी पर्टिकुलर्स के बारे में बता रखा है, जिसमें सूट नंबर होगा, डेट ऑफ डिक्री होगी, ठीक है, ऑब्वियसली नेम ऑफ द पार्टीज होगा, अमाउंट ऑफ डिक्री होगी, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। रूल 17 में कोर्ट जो है इंश्योर करेगा कि एप्लीकेशन फुलफिल करे सारे रिक्वायरमेंट जो कि रूल 11 से लेकर के रूल 14 तक दे रखे हैं, और अगर डिफेक्टिव है तो कोर्ट टाइम देता है, ठीक है। कोर्ट मान लो डिफेक्टिव एप्लीकेशन है तो कोर्ट टाइम दे देता है, और अगर उसको रेमेडी में नहीं लाया गया तो कोर्ट रिजेक्ट भी कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आपका जो इंपॉर्टेंट है वो रूल नंबर 105 एंड 106 है, जो कि अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, ये आपको याद रखना है, 1976 लिख लो वहां पर। रूल 105 जो है, एप्लीकेंट अगर नहीं प्रेजेंट है तो डिसमिस हो जाएगा, और अगर ऑपोजिट पार्टी नहीं प्रेजेंट है तो एक्स पार्टे कोर्ट प्रोसीड कर जाएगी। वैसे ही जैसे होता है एक्स पार्टे कोर्ट प्रोसीड कर जाती है, तो वो चीज़ है, ठीक है। और अगर डिसमिस हो गई है एप्लीकेशन, डिसमिस कर दी गई है प्लेंटिफ के ना आने पर, तो प्लेंटिफ के नहीं, डिक्री होल्डर के ना आने पर अगर एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया तो रिस्टोरेशन एप्लीकेशन वो फाइल कर सकता है। एक्स पार्टी अगर हो गई है तो रिकॉल भी करा जा सकता है एप्लीकेशन को, ऐसा आपका रूल नंबर 106 में दिया हुआ है। नोटिस जो है वो डिक्री होल्डर जो है एप्लीकेशन फाइल करेगा फॉर एग्जीक्यूशन आफ्टर 2 years। एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन जो है अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, और अगर लीगल मतलब वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डिसीज्ड पर्सन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ मनी के समय पे टाइम पीरियड मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, 12 साल का टाइम पीरियड होता है एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को फाइल करने का, लिमिटेशन पीरियड, ठीक है। क्या इसमें क्वेश्चन बनता है, क्या रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है? तो जी हाँ, रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। ऐसा हम लोगों ने और कहाँ पढ़ा था? ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है एक्सप्लेनेशन 7 ऑफ सेक्शन 11 में, ठीक है। यही कुछ चीजें हैं जो आपको ऑर्डर 21 में याद रखनी है, ठीक है। बाकी आपका ये जो गार्निशी ऑर्डर पता है क्या होता है? गार्निशी ऑर्डर होता है, देखो, जजमेंट डेटर का डेटर, ठीक है। गार्निशी ऑर्डर का मतलब होता है जजमेंट डेटर का डेटर। क्या है? जजमेंट डेटर का जो डेटर होता है वो आपका, उसके अगेंस्ट जो है गार्निशी ऑर्डर आता है। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि पहले तो ये समझो कि ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है, ठीक है। गार्निशी को जो कहा गया है, और अगर गार्निशी को बोल दिया गया है तो उसको लॉ को ओबे करना पड़ेगा, दूसरी बात। तीसरी बात कि जो है गार्निशी ऑर्डर में डायरेक्ट किया जाएगा गार्निशी को कि वो जजमेंट डेटर को डेट ना पे करे। भाई मैं जजमेंट डेटर हूँ, मैंने डेट ले रखी है किसी बी पर्सन से, ठीक है, मैंने 5 लाख रुपए उससे ले रखे हैं, ठीक है। अब कोर्ट को मैं 5 लाख रुपए नहीं दे रही हूँ, जजमेंट डेटर हूँ मैं 5 लाख रुपए अपने जो है डिक्री होल्डर को नहीं दे रही हूँ, ठीक। तो अब मैं कोर्ट क्या कह सकता है? कोर्ट कह सकता है कि उसको मतलब मैं अब मेरे डेटर के लिए तो मैं क्रेडिटर हो गई, मुझे वो पैसा देगा, तो कोर्ट ये कहेगा कि तुम जो है पैसा मेरे डेटर से, तुम पैसा मुझे ना दे करके डिक्री होल्डर को दे दो। यही होता है गार्निशी ऑर्डर, खत्म हो गया, ठीक है। बस इतना ही है। बस ये जान लो कि जो है नोटिस दिया जाएगा गार्निशी को, और अगर उसके पास एक बार नोटिस पहुंच गया है गार्निशी के लिए तो फिर उसको जो है मैंडेटरी हो जाएगा कि पैसा उसको देना पड़ेगा, ठीक, कोर्ट को देना पड़ेगा पैसा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रूल 46A से 46I तक कुछ इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब ऐसे कुछ एकदम डीप में जाकर के नहीं पढ़ना, ऊपर ऊपर से इतना पढ़ लिया काफी है। मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन दे रखा है हमने सेक्शन 51 में भी पढ़ा। मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है तो वो आपको याद रखना, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, अटैचमेंट एंड सेल, अरेस्टेड डिटेंशन, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, और कोई अगर अदर मैनर है तो वो हो सकता है, ठीक। ये चीज जो है आपको बस याद रखनी है। हो गया काफी, आपको ऑर्डर 21 खत्म हो गया। आगे बढ़ो ऑर्डर 21 से।
ऑर्डर 21 के बाद ऑर्डर 22 है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपका ऑर्डर 22 भी। डेथ, मैरिज और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज के बारे में बात करता है। तो इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन बनता है रूल 1 से प्री में आपका क्वेश्चन ये बनता है कि क्या राइट अबेट हो जाता है पार्टी का पार्टी की डेथ के बाद। तो इसमें ये है कि राइट अबेट नहीं होता, मतलब कि राइट खत्म हो जाता है क्या कि अगर पार्टी की डेथ हो गई, जब तक राइट टू स्यू, याद रखना, जब तक राइट टू स्यू सर्वाइव कर रहा है तब तक राइट अबेट नहीं होता है पार्टी की डेथ के बाद भी, ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें आपके रूल 3 में आप सब रूल 2 देख लीजिएगा और रूल 6 एक बार देख लीजिएगा कि क्या रूल 6 नहीं, रूल 9 एक बार देख लीजिएगा कि क्या इफेक्ट होता है डिसमिसल का या अबेटमेंट का, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी ये विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर स्वतः प्लेंटिफ ने विड्रॉ कर लिया है सूट तो उसमें कोर्ट फिर कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, मतलब अब दोबारा से फिर आप सूट फाइल नहीं कर सकते, सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते अगर आपने खुद जो है विड्रॉ कर लिया। हाँ, कॉम्प्रोमाइज डिक्री अगर है तो वो एज एन रेस जुडिकाटा ऑपरेट नहीं होती है, ये बात अपने दिमाग में याद रखिएगा कि अगर कॉम्प्रोमाइज डिक्री है, इफ देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज डिक्री इट डज नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा। कॉम्प्रोमाइज डिग्री क्या होती है पता है ना? कॉम्प्रोमाइज डिग्री का मतलब होता है कि दोनों पार्टीज आपस में मिलकर के कंसेंचुअली अगर कुछ उन्होंने डिसाइड कर लिया है फिर कोर्ट से कह दिया है कि हमें डिग्री दे दीजिए इस बात पर, तो वो कॉम्प्रोमाइज डिग्री होती है, लेकिन वो रेस जुडिकाटा की तरह ऑपरेट नहीं करती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो बहुत ज़्यादा मैं 51 ऑर्डर्स हैं, इस चीज़ का तो कोई एंड नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं समझा पाऊंगी कोई भी चीज़। कमीशंस के बारे में देख लो, इसमें रूल 2 आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑर्डर फॉर कमीशन वाला, ठीक है। कमीशन के सेक्शंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर में आपका रूल 2 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ऑर्डर फॉर द इशू ऑफ अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस में बी मेड बाय द कोर्ट ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन या ऑन द एप्लीकेशन। ये तो हम लोगों ने सेक्शन में भी पढ़ा था कि कमीशन में तो चाहे तो कोर्ट सुओ मोटो कर ले और चाहे तो जो है एप्लीकेशन पे कर ले। ये याद रखना। 10A 10B एक बार इसका आप लोग देख सकते हो, 10C देख सकते हो और सेक्शन रूल 13 देख सकते हो, ठीक है। एक्सट्रीमली सॉरी। बाकी सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इसका कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बहुत ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है, ठीक है, बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट वाले में। अब 27 के बाद 27A सूट इन्वॉल्विंग नॉट इम्पॉर्टेंट छोड़ दे सकते हो पूरी तरीके से, इसको भी छोड़ दो। 28 भी यू कैन लीव, 29 भी छोड़ सकते हो और आपके ऑर्डर 30 जो है हमें सूट बाय और अगेंस्ट फर्म एंड अदर पर्सन कैरिंग बिजनेस के बारे में बताता है। तो इसमें जो थोड़े से इंपॉर्टेंट रूल है वो ये कि सुइंग होगा जो पार्टनर्स का इन द नेम ऑफ फर्म होगा, ठीक है, ये चीज़ है। सर्विस ऑफ समन किस तरीके से होगी, तो 1 और या मोर पार्टनर पे हो सकती है, या प्रिंसिपल प्लेस जो है उनकी बिजनेस की, मतलब जहाँ पर जो है प्रिंसिपल प्लेस है जो हेड ऑफिस टाइप का है वहाँ पर अगर होगी तो वो एक गुड सर्विस माना जाता है सामान का, ठीक है। रूल 4 में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर राइट टू स्यू है, मतलब डेथ हो गई है किसी पार्टनर की, तो इसमें ये चीज़ साफ करी गई है रूल 4 में कि आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऐड नहीं कर सकते। बट अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है अप्लाई कर दे कोर्ट में कि उनको पार्टी बना लो सूट का, तो मतलब अगर खुद से अगर वो अप्लाई कर दे कोर्ट में तो ठीक है, वरना कोर्ट अपने आप से जो है ऐड नहीं कर सकती लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बस इतना ही है इसमें। और ऑर्डर 32 फिर जो है आपका सूट बाय और अगेंस्ट माइनर्स अनसाउंड माइंड पर्सन, ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें बस ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि इंटरेस्ट, माइनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो बनाई गई। इसमें रूल 2 है सूट बाय माइनर, तो माइनर का अगर है तो वो उसके नाम पर तो इंस्टीट्यूट होगा, माइनर के नाम पर तो इंस्टीट्यूट होगा, लेकिन उसके गार्जियन या फिर नेक्स्ट फ्रेंड के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा है। मैंडेटरी क्या है कि प्लेंट जो है टेकन ऑफ द फाइल डिफेंडेंट अगर अपेयर हो गया है तो नोटिस पर्सन को देनी पड़ेगी जिसने प्लेंट को प्रेजेंट किया है, ठीक है, नोटिस उस पर्सन को देनी पड़ेगी। रूल 2A में आपका कोर्ट जो है किसी भी समय पर एट द एनी स्टेज ऑफ द सूट या फिर डिफेंडेंट के एप्लीकेशन पर या सुओ मोटो,
ठीक है, डिफेंडेंट के एप्लीकेशन पर यह सुओ मोटो सिक्योरिटी फर्निश करने को कह सकता है डिफेंडेंट के लिए। बेसिकली ये इस वजह से होता है कि कहीं गार्जियन या नेक्स्ट फ्रेंड कोई वेक्सेशियस क्लेम्स तो नहीं कर रहा है, इस वजह से होता है ये चीज़ है। फिर आपका रूल 4 है कौन नेक्स्ट फ्रेंड होगा, कौन गार्जियन होगा, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी देखने वाली हैं और कुछ इसमें सॉरी और कुछ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और 33 और 44 हमें इंडिजेंट पर्सन के बारे में बताता है। ठीक है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट अब क्योंकि ऑर्डर 44 हमें अपील्स बाय इंडिजेंट पर्सन के बारे में बता रहा है, इतना ज़्यादा कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो अपील वाले आपके 43 वगैरह जो हैं ये आप थोड़ा सा देख लो तो चल जाएगा, उसमें आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंटरपीरियर वाला जो ऑर्डर 35 था मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो अगर देख रहे हो तो इससे पहले आपको पार्ट 1 पार्ट 2 देखना पड़ेगा, तब तो आपको समझ में आएगा कि मैं इतनी देर से क्या बोल रही हूँ, नहीं तो कोई पॉइंट नहीं है। और अपना बेयर एक्ट अपने पास लेकर के बैठो, जो मैं मार्क करा रही हूँ कि ये रूल इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंट है। मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकते हो। ठीक है, टेम्पररी और मैंडेटरी इंजंक्शन में बेसिकली आपको बस इतना याद रखना है कि दोनों चीज़ें होती क्या है, टेम्पररी और मैंडेटरी इंजंक्शन क्या होता है, और कुछ इसमें याद रखने वाला नहीं है। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री में यही कह रही थी कि ये जो आपका ऑर्डर 41 है इसमें फॉर्म ऑफ अपील किस तरीके से होगा ये आपको देखना है। और हमेशा जो है अपील, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेमोरेंडम ऑफ अपील होता है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अपील होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑर्डर 2 रूल 2 आप देख लेना इसमें, और रूल 3A देख लेना, एप्लीकेशन फॉर कॉन्डेनेशन ऑफ डिले। ठीक है, और आपका रूल 11 देख सकते हो, रूल 11A देख सकते हो जिसमें टाइम दे रखा है विद इन विच हियरिंग अंडर रूल 11 शुड बी कंक्लूडेड, कितनी देर में कंक्लूड होगी, तो 60 डेज का टाइम जो है वो दिया हुआ है, तो ये टाइम लिमिट दिया हुआ है, इसको भी मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका रूल 22 जो है वो अपॉन हियरिंग में ऑब्जेक्ट टू डिक्री एज इफ ही हैड प्रेफर्ड अ सेपरेट अपील विद इन 1 मंथ का जो टाइम दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर रूल 24 और 25 आपका इसमें इंपॉर्टेंट है, और ऑर्डर 27 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऑर्डर आपका 35 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डेट और कंटेंट ऑफ डिक्री बता रखा है, तो वो इंपॉर्टेंट है। अपील फ्रॉम ऑर्डर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि इसमें आपको लिस्ट याद करनी होगी, क्यों, क्योंकि प्री में पूछ लेते हैं कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील हो सकती है, किसके नहीं हो सकती है, तो इस वजह से ये तो आपको एज इट इज जैसे है वैसे याद रखना पड़ेगा 43 में। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट इंडिजेंट पर्सन, इसका कोई रेलेवेंसी नहीं है, नहीं पूछा जाता है बिल्कुल भी। रेफरेंस वाला आप चाहो तो देख सकते हो, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेना, देखना चाहो तो रेफरेंस का, रिव्यू का। ठीक है, रिवीजन का तो कोई ऑर्डर नहीं है, हमें पता है। बाकी ये जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट वगैरह है इससे कुछ नहीं पूछा जाता, जिससे पूछा जाता है मैंने आप लोगों को लिटरली सब कुछ बता दिया जिससे आपको सीपीसी में पढ़ना है। और अगर आप सिर्फ उतना पढ़ लेते हो तो गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, कुछ भी इसमें से गलत नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं लास्ट में आप लोगों को ऑर्डर बता दे रही हूँ, तो आप इंडेक्स में मार्क कर लो, ऑर्डर में बता रही हूँ। ठीक है, रूल उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैंने जितना पढ़ाया है बस उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना मैंने आज मार्क कराया उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 1 आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पता है कि रूल 8 से इतने सवाल बनते हैं, रूल 9 से इतने सवाल बनते हैं, वो आपको याद रखना है। ऑर्डर 2 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये सब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ऑर्डर 1 में देखो, मेंस के पॉइंट मैं बताती हूँ क्या होता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ लेंदी होता है ना, तो आप जनरली देखोगे उस पर मेंस पे क्वेश्चन बनता है। जैसे अब आपका ये ऑर्डर 1 का रूल 8 है, तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी तो है, और साथ साथ इसमें थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए। तो इसमें देखना चाहते हैं एग्जामिनर कि आप किस तरीके से लिखते हो। ठीक है, किस तरीके से उनको सेटिस्फाई कर पाते हो अपने आंसर से, तो ये चीज़ है। ठीक है, जो ड्राई एरिया है उससे वैसे भी बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बनते। फिर आपको ऑर्डर 3 इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर 4 इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर 5, 6, 7 ये जो शुरू के ऑर्डर्स है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7, 8, 9 इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 10, 11 भी जो थोड़े बहुत मैंने आपको बताए हैं बस उतना ही आपको याद रखना है। 12, 13 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देखना चाहो देख लेना। थोड़ा सा बस इतना पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट क्या दिया है, मतलब हेडिंग तो कम से कम पता ही होनी चाहिए ना, क्योंकि ऐसे कभी कभी ऑर्डर बेस्ड भी आ जाता है कुछ। अगर आप अंदर से नहीं भी पूछेंगे तो ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे आपको प्री से। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। फिर आपका ऑर्डर 16 है। ठीक है,
ऑर्डर 17 है, ऑर्डर 18 है, 19 है, 20 तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है, 20 इंपॉर्टेंट है, फिर 21 इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आप लोगों को रूल्स बताए उतना ही इंपॉर्टेंट है। डेथ, मैरिज और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज में मैंने आप लोगों को बता दिया क्या इंपॉर्टेंट है, विड्रॉल वाले सेक्शन में भी बता दिया है, कमीशंस वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो देख सकते हो। फिर आपको ऑर्डर 27 में, ठीक है, ऑर्डर 27 एक बार देख लेना। फिर ऑर्डर 32 इंपॉर्टेंट है, और हाँ एक बात और, 32 इंपॉर्टेंट है, रुक जाओ पहले भी लिख लो 32। फिर 33 आपका इंपॉर्टेंट है, ये इंडिजेंट पर्सन वाला, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा ही इंपॉर्टेंट है। और इंटरप्लीडर जो आपका ये वाला ऑर्डर 35 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में भी पूछा जाता है, मतलब 90% जो है इसके क्वेश्चंस मेंस में बनते हैं, ठीक है। तो छोटा सा ऑर्डर है, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ टेक्निकल काम नहीं है, अगर आप खुद से भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर आपको ऑर्डर 38 इंपॉर्टेंट है, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, थोड़ा सा देख लेना इसको भी। टेम्परेरी इंजंक्शन एंड ऑर्डर 39, अपॉइंटमेंट और रिसीवर, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज, ये चीज़ का मेमोरेंडम वगैरह, ठीक है। अपील टू सुप्रीम कोर्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंडिजेंट पर्सन पढ़ लो बस। अपील फ्रॉम ऑर्डर का लिस्ट आपको याद रखनी है, अपीलाट डिक्री का थोड़ा सा पार्ट याद रखना है, रिव्यू और रेफरेंस और रिव्यू थोड़ा सा याद रखना है बस, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक चीज़ और, जब भी आप मेंस में आंसर लिख रहे हैं तो ऑर्डर कभी भी आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, ये न्यूमेरल में नहीं लिखना है, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। हमेशा आपको रोमन नंबर में लिखना है, ठीक है। ये करेक्ट है आपका, ये करेक्ट नहीं है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो लॉजिक तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि बेयर एक्ट में आपका ऐसे दिया रहता है, तो इस वजह से जो है इसको महत्व दिया गया, इसको नहीं दिया गया। मतलब 0.5 नंबर, अगर इस जो ऐसे लिखेगा उसको 0.5 ज़्यादा मिल जाएगा, आपको कम मिलेगा, या 1 नंबर ज़्यादा मिल जाएगा उसको, आपको 1 नंबर कम मिलेगा। तो इस वजह से मुझे पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि रोमन में कैसे लिखेंगे, बट उसकी तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी आपके आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अब हम लोगों ने अपना CPC जो भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था रैपिड रिवीजन में, सब कुछ कवर कर लिया है। आपने देखा, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि सब्सटैंशियल पार्ट मैंने ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को बताया, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। लेकिन ये जो आपका प्रोसीजरल पार्ट है, इससे थोड़े से कम क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आप अपने स्तर पे देख सकते हो, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को मार्क करा दी। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।